स्टूडेंट्स, आज की करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक सिंपल सर्किट है। ये रेजिस्टेंस, ये और ये हर एक की वैल्यू आर है। दिस आर्म इज रेजिस्टेंस फ्री, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 1 एम्पियर करंट एंटर्स इनटू दिस नेटवर्क at this point A and it leaves the network at point B. Find the value of current in this arm. What will be current in this arm? The arm where you have no resistance. What is the value of current here? Please do it. Pause the video and do it. इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स का नाम मैं बी रख सकता हूं, इसको भी बी कह सकता हूं। आपको देखने में आसानी हो इसलिए इस पॉइंट बी और इस पॉइंट बी को मर्ज कर दे रहा हूं, दोनों पॉइंट बी को मर्ज कर दे रहा हूं, दे आर सेम पॉइंट। तो आई कैन रीड्रॉ दिस सर्किट एज all resistance values are R. इस पॉइंट को उस पॉइंट के साथ मर्ज कर रहा हूं, सो दिस रेजिस्टेंस R कैन बी शोन टू बी कनेक्टेड लाइक दिस। इस पॉइंट B को इसके साथ मर्ज कर दिया। ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं ऐसा कनेक्टेड दिखा सकता हूं। ये है पॉइंट आपका B, ये है पॉइंट A। 1 एम्पियर करंट यहाँ इन हुआ और 1 एम्पियर करंट यहाँ एग्जिट हुआ पॉइंट बी से। सेम सर्किट, नथिंग हैज चेंज्ड। नाउ इट इज इजी टू सी दैट दीज टू आर इन पैरेलल, दीज टू आर इन पैरेलल। सो दिस कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड एज this is R, and these two are in parallel makes R by 2. Now 1 ampere current enters here, this is point A, and it leaves here, this is point B. Let us do one more step of reducing this circuit. Now this R and this R by 2, they are in series, so it is 3R by 2. What do we see now? 1 ampere current enters at A, this is one path leading to B, and this is another path which is going to B. This path has a total resistance of 3R by 2. So from A to B, I have another path having resistance 3R by 2. Look carefully. This is nothing but 3R by 2 resistance connected between A and B, and this is 1R. So effectively these are two resistances in parallel, R and 3R by 2. And now 1 ampere current is entering into it. How much current will pass through this branch and how much current will pass through this branch? When resistances are in parallel, current in them will be inversely proportional to values of resistances, because I into R must be same for both of them. So current of 1 ampere can be divided in inverse ratio of resistances in these two arms. या आपको अगर ये भाषा बहुत मुश्किल लग रही है तो आप सिंपल ऐसा सोचे भाई कि मान लिया यहाँ करंट x है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो ये दोनों पैरेलल में है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम होनी चाहिए। सो 3R by 2 इंटू एक्स
3R by 2 resistance into X must be equal to R into 1 minus X. R cancels out. This becomes 3X is 2 minus 2X. X is 2 by 5, 0.4 ampere. So current in this branch is 0.4 ampere and current here is 1 minus 0.4, that is 0.6 ampere. अब वापस चलते हैं, इस ब्रांच में जो करंट है वो 0.4 एम्पियर है, ये सेम ब्रांच है, और यहाँ जो करंट है ये 0.6 एम्पियर है. यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आइए, ये 0.6 एम्पियर करंट है इस पाथ में, और 0.4 एम्पियर करंट जो एक्चुअली में यहाँ आया इस पाथ में 0.4 एम्पियर करंट है, ये अब इन दो इक्वल रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होगा, पैरेलल में दोनों. तो ये R/2 एक्चुअली R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो कॉमन सेंस कहता है कि 0.4 में से आधा आधा दोनों में चला जाएगा, 0.2 एम्पियर 0.2 एम्पियर, क्योंकि दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं. यहाँ पे 0.6, 0.2 और 0.2 मिलके 1 हो गया. एक स्टेप और पीछे आइए, अब हमें करंट ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ 0.6 एम्पियर, इस पाथ में 0.4 एम्पियर, यहाँ 0.2 एम्पियर और यहाँ 0.2 एम्पियर. Am I right? ऐसा दिख रहा है हमें. इस रेजिस्टेंस में करंट है 0.2 एम्पियर, इस रेजिस्टेंस में करंट है 0.2 एम्पियर, यहाँ 0.6 और यहाँ 0.4. So we have to figure out what will be value of current here. या आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं. देखिए ये 0.2 एम्पियर करंट और ये 0.6 एम्पियर, 0.2 और ये 0.6, ऑब्वियसली ये दोनों ज्वाइन होकर के यहाँ पे 0.8 एम्पियर हो गया. सो 0.8 एम्पियर करंट यहाँ है, 0.2 एम्पियर करंट यहाँ है, 0.2 एम्पियर यहाँ है, 0.4, 0.6, 0.8 और 0.2 मिलकर के 1 एम्पियर हो गया. बिल्कुल ठीक है. पोटेंशियल ड्रॉप को देखेंगे तो 0.2 इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप है से बी, इस पॉइंट से बी के बीच में, और यहाँ भी 0.2 इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप. ठीक लग रहा है. यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 0.6 इंटू आर ड्रॉप है, 0.6 इंटू आर, 0.6 इंटू आर. यहाँ चलेंगे तो 0.4 आर, यहाँ करंट है 0.4 आर, और ये 0.2 आर, तो ये भी 0.6 आर है. बिल्कुल ठीक लग रहा है. So this is how current will get divided in this entire circuit. I hope you have understood this. Let me discuss one more thing which I think I have forgotten to discuss actually. Maximum power transfer theorem for a cell. I forgot to discuss this in the class where I was discussing about cells. Okay, let us take it a problem and discuss it here. Imagine that you have a cell having EMF E and internal resistance is small r. This is your cell, right? This cell is to be used to power a device, let us say a bulb. This cell is to be used to power a bulb. This is your bulb. The filament has resistance R. Now,
You are an engineer and you have been assigned this task. Okay, this is a given cell, its internal resistance is known, its EMF is known. You have to design a bulb. That means you have to find the resistance of the filament of the bulb. You have to find the resistance value such that power dissipated in this bulb is maximum when it is connected to this given cell. The question is, cell is given, E and R are fixed quantities. Now you are an engineer and I asked you to design a bulb which will give maximum power output, which will give maximum light using this cell. इस सेल को यूज़ करते हुए एक ऐसा बल्ब लाइट कीजिए जिससे मुझे सबसे ज़्यादा रोशनी मिले. दैट मीन्स इस बल्ब में पावर एनर्जी का कंजम्पशन मैक्सिमम हो. इसके लिए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो द क्वेश्चन इज फाइंड आर such that power dissipated in it is maximum. E and R are known quantities. फिर से मैं क्वेश्चन समझा दूं. मैंने ये नहीं पूछा है कि आर की वैल्यू बताओ जिसमें ये सेल मैक्सिमम एनर्जी खर्च करे. सेल कितना एनर्जी खर्च कर रहा मुझे इससे मतलब नहीं. मेरे इस बल्ब में सबसे ज़्यादा रोशनी आनी चाहिए. इस डिवाइस में, इस रेजिस्टेंस में पावर का डिसिपेशन मैक्सिमम होना चाहिए. इसके लिए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ आर so that power dissipated in it is maximum. I am not saying power dissipated in the whole circuit. I am not saying power given by the cell. No. I am saying find the value of capital R for which power dissipated here in this resistance is maximum. देखिए, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं. वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए. इस सर्किट में हम करंट को बहुत आसानी से लिख सकते हैं. वैल्यू ऑफ करंट विल बी E by R plus R. R and R can be thought to be in series. Total EMF in the loop is E. Total resistance is R plus R. So there is the value of current in the loop. Now power dissipated in external resistance R. Power dissipated in this resistance is I square R. So it is E square R plus R whole square into R. I की जगह ये substitute कर दिया. Power dissipated in this resistance is I square R. So the question is basically asking you that E and small r are fixed numbers. Capital R is a variable. Capital R is something which you can change. आप 0.45 ओम ले लो, 1 ओम ले लो, 1.2 ले लो, 1.7 ले लो, 2 ओम ले लो, 3 ओम ले लो. अलग अलग R की वैल्यूज़ के लिए इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट होने वाले पावर की वैल्यू अलग अलग होगी. R की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट होने वाले पावर की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी. किसी एक खास R की वैल्यू के लिए इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट होने वाला पावर मैक्सिमम होगा. वही खास R की वैल्यू पता करनी है. सो दिस इज पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R as a function of R. E and R are fixed numbers. जैसे 3 वोल्ट का सेल है तो 3, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है तो 1. ये तो फिक्स नंबर्स हैं. ये P फंक्शन है कैपिटल R का. कैपिटल R चेंज करने से P चेंज हो रहा है. जैसे Y
फंक्शन है, y फंक्शन है यहाँ पे x का, वैसे ही p फंक्शन है r का। y मैक्सिमम या मिनिमम, लोकली मैक्सिमम या मिनिमम होता है उन लोकेशंस पे जहां dy बाई डी एक्स जीरो होता है। x की किन वैल्यूज पे y मैक्सिमम या मिनिमम होगा, अगर आपको ये पता करना है तो हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करके उसको इक्वल टू जीरो करते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें जो x की वैल्यूज मिलती हैं, x की उन वैल्यूज पे y मैक्सिमम या मिनिमम होता है। तो टू नो दैट for what value of capital R this P is maximum, we need to find dP by dR. So power dissipated in RPR is maximum when differentiation of P with respect to R is 0. When you differentiate this with respect to R and equate the obtained equation to 0 and simplify it, you will get the value of R for which the power dissipated in this resistance is maximum. E स्क्वायर कांस्टेंट है और आप सिंपली इसको U by V रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। R divided by this, I hope you all can do this. You can perform this differentiation, whatever equation you get, simplify that, you will get, I am directly writing the result. If you do all this mathematics, we get capital R is equal to small r, which means when the selected resistance has a value equal to internal resistance of the cell, when this resistance has a value equal to internal resistance of the cell, in that case the power dissipated in this resistance is maximum. When the value of this resistance, external resistance, is taken equal to internal resistance of the cell, in that case power dissipated in this resistance is maximum. This is what I am trying to teach you. Actually, अगर इस P और इस R का एक मोटा मोटी मैं ग्राफ खींचूं, इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, R की अलग अलग वैल्यूज के लिए इसमें कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, उसकी वैल्यू y एक्सिस पे, R x एक्सिस पे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। देखो, जब R जीरो है, ये जीरो है, तो इसमें क्या पावर डिसिपेट हो रहा है, कुछ नहीं, आई स्क्वायर आर इज जीरो। फिर R की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी करोगे, R की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी करोगे तो पावर डिसिपेटेड बढ़ता जाता है। किसी एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम होता है और उसके बाद भी अगर तुम इस R को बड़ा करते चलोगे तो पावर डिसिपेटेड घटने लगता है। रीज़न बड़ा सिंपल है, अगर आप R को बहुत बड़ा कर दोगे तो सर्किट में जो करंट है वो छोटा हो जाएगा काफ़ी। जब करंट छोटा हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू घट जाएगी। तो कहीं बीच बीच की एक वैल्यू है कैपिटल आर की, जिसके लिए इसमें पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम है। और मैथमेटिक्स हमें ये बताता है कि जब कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल हो उस समय पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होता है। तो कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो तो पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होता है। और पी मैक्स अगर आपको निकालना है, इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट होने वाले पावर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, पी आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये मैक्सिमम है जब कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल है, तो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो दिस बिकम्स ई स्क्वायर बाई R प्लस R होल स्क्वायर इंटू आर। कैपिटल आर की वैल्यू जब स्मॉल आर होती है तो ये मैक्सिमम है। सो P की मैक्सिमम वैल्यू हो गई ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R। सो maximum power that can be dissipated here is E square by 4R.
आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी ले लेंगे तो भी ये बल्ब बहुत डिम जलेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी ले लेंगे तो भी ये बल्ब बहुत डिम जलेगा। ये बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा जब इस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के ठीक इक्वल होगा। हमें ये सीखने को मिलता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, करके बताइए। दिस इज a battery made by combining 4 identical cells. This is a battery. These are 2 terminals of the battery. Each cell has EMF of E and internal resistance R. Look at the battery carefully, be very careful. This is a battery made by combining 4 cells. Now, what resistance shall be connected between the terminals A and B of the battery so that maximum power is dissipated in the external resistance. What resistance, what external resistance shall be connected between the terminals A and B of this battery so that maximum power is dissipated in that external resistance? सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करें। ये जो बैटरी है इसका इफेक्टिव ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? आंसर है 4R एंड 2E। इस बैटरी को, इस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को मैं एक इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस कर रहा हूं। तो ये सीरीज में सेल्स हैं लेकिन एक उल्टा लगा हुआ है। दिस हैज गॉट पोलैरिटी ऑपोजिट टू अदर्स। तो सीरीज में जब सेल होते हैं तो उनके ईएमएफ को हम जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअल सिचुएशन ऐसी है, यहाँ से चलेंगे तो ई वोल्ट का ड्रॉप, फिर ई का गेन, फिर ई का गेन, फिर ई का गेन, 3 बार ई का गेन 3E, लेकिन एक बार ई का ड्रॉप -E। तो जो नेट ईएमएफ है वो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस नहीं है, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस है। तो नेट ईएमएफ जो है वो 2E है क्योंकि एक सेल उल्टा लगा हुआ है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस तो आप हमेशा सीरीज में सेल हैं तो सीधा जोड़ेंगे। इस ग्रुप ऑफ सेल्स का इक्विवेलेंट ये सेल है और इसके साथ आप कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे जिससे पावर ट्रांसफर इसमें मैक्सिमम होगा। तो आंसर आप जानते हैं कि दिस शुड बी इक्वल टू 4R। दिस होल थिंग कैन बी ट्रीटेड as a cell of EMF 2E and internal resistance 4R। तो ये बैटरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे, यहाँ पावर का डिसिपेशन मैक्सिमम हो,
इसके लिए ज़रूरी है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के ठीक इक्वल हो. सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर should be equal to 4R. That is your answer. Okay. Students, we were discussing, basically we were discussing RC circuit in our last class, and we derived the equation for variation of charge and current with time when a capacitor is getting charged and when a capacitor is getting discharged. To refresh your memory, I will again give one question based on RC circuit. Consider this situation. Okay. Suppose the switch is closed at time t is equal to 0, and the question asks you at what time the electric field between the capacitor plates will be equal to one-fourth its maximum value. Question says, if the switch is closed at time t is equal to 0, after how much time the electric field between the plates of the capacitor will be equal to one-fourth its maximum value. कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने समय के बाद वो खुद के मैक्सिमम वैल्यू के वन-फोर्थ के इक्वल होगी. पॉज बटन दबाइए, खुद से कीजिए. यू कैन डू इट. The time constant of the circuit is RC kilo ohm, 1000 ohm, 10 microfarad, 10 into 10 to the power minus 6 farad. So this is 0.01 second. So the time constant of the circuit is 0.01 second, 1/100th of a second. Now, the electric field between the plates of the capacitor is directly proportional to charge on its plates. कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर अगर चार्ज Q है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट Q बाय एप्सिलॉन नॉट A होती है. So the electric field is directly proportional to charge. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम का 1/4 कब होगी. तो भाई जब चार्ज मैक्सिमम होगा उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और जब चार्ज मैक्सिमम का 1/4 होगा
उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम की 1/4 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जब क्यू नॉट होगा मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी E नॉट। चार्ज जब क्यू नॉट बाई 4 होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी E नॉट बाई 4 हो जाएगी। चार्ज 1/4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/4, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सो बेसिकली क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि स्विच ऑन करने के कितने समय के बाद कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 होगा। दैट इज द क्वेश्चन। हाउ मच टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर will be 1/4 its maximum value. We know that, पहले एक लाइन लिख देता हूं, E is 1/4 of E max when charge is 1/4 of Q max. This is what we understand. So basically, we need to recollect that, we need to recall that variation of charge on the plate of the capacitor after the circuit has been switched on varies with time according to this equation. The charge on the capacitor plate increases with time following this equation. So our present question is, after how much time t the value of Q will be Q naught by 4. Q naught is the maximum ultimate charge on the capacitor. So after how much time the charge on the capacitor will be 1/4 of Q naught? That is the question. So let us ask this equation. What is Q naught? Do you remember? What is value of Q naught in this example? The final maximum charge on capacitor after infinite time is C into V. In this case 50 volt into 10 microfarad. 500 microcoulomb will be the final maximum charge on the capacitor. Value of Q naught will be 500 microcoulomb. क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये चार्ज 1/4 मतलब 125 माइक्रोकूलम कितने समय में हो जाएगा। फाइनली 500 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे होना है, कितने समय में ये चार्ज 125 हो जाएगा। ठीक है, वो नंबर्स भी जानने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस इक्वेशन से बताना है कि Q की वैल्यू Q naught by 4 कितने टाइम में होगी। Q naught कैंसल्स आउट and this becomes 1/4 is 1 minus e to the power minus t by tau. So e to the power minus t by tau is 3/4. Now this is a simple equation which can be solved for getting the value of t. Take logarithm on both sides. This is log of 3/4. Let me write it like this only. You can write this as negative of log of 4/3. I hope you understand this. Log a by b is minus of log b by a. Log a by b is log a minus log b. So take negative sign out, it becomes log b minus log a. So this minus and this minus cancels out and you get t is equal to tau log of 4/3. This is your answer. Tau is known to us. So it is 0.01 logarithm of 4/3 seconds. एग्जाम में log 4/3 की वैल्यू गिवन भी हो सकती है, नहीं भी गिवन हो सकती है, ऑप्शन ऐसे ही लिखे हो सकते हैं। log 4/3 गिवन है तो आप सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट कर लीजिए।
चलिए, स्टूडेंट्स, आरसी सर्किट में एक थोड़ा कठिन सर्किट लेते हैं। Once again, medical students can skip this question. At the best, you all medical students may try to understand the shortcut to solve this kind of questions, which I will give after solving this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे आंसर करना है, उस ट्रिक को याद रखने में मेडिकल के स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। पर एज फार एज प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, यू मे स्किप दिस। तो अगले 10-15 मिनट तक हो सकता है आप इसको स्किप कर दें, वीडियो को आगे बढ़ा लें। बट ऑल जेईई स्टूडेंट्स शुड पे अटेंशन। This is our switch which is closed at time t is equal to 0. Now, basically there is a network of resistors inside which there is a capacitor. The whole thing is connected to a V volt battery and power supply has been put on at time t is equal to 0. Again we have to write charge on capacitor as a function of time. What will be charge on capacitor plates t seconds after the switch has been closed? That is the question. So, let us assume that t seconds have passed, circuit at time t, this circuit at time t, this is just to indicate that switch has been closed at time t is equal to 0, or rather the stopwatch has been put on at the instant switch was closed. Now, t seconds have passed. Let us say current here is I, right? Current here, let it be I1. Current here is I minus I1. Charge on capacitor at this moment is Q. मैं ये कह रहा हूँ स्विच बंद करके t सेकेंड बीत चुके हैं, अभी यहाँ करंट I है, यहाँ I1, किरचॉफ्स जंक्शन रूल से इस रास्ते में करंट होगा I माइनस I1. I में से I1 इधर चला गया, I माइनस I1 इधर, I माइनस I1 और I1 दोनों मिलकर के I वापस। इस टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज है Q। सो सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए वो ये दैट I1 इज नथिंग बट dq by dt। I1 इज द करंट इन दिस पाथ। जैसे I1 की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो यहाँ पर सेकंड 2 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है। ये चार्ज कहाँ जा रहा है? कैपेसिटर प्लेट के ऊपर। तो कैपेसिटर प्लेट के ऊपर चार्ज किस रफ्तार से बढ़ रहा है? आंसर है जो इस करंट की वैल्यू है, दैट इज dq by dt। चार्ज किस रफ्तार से बढ़ रहा है? जिस रफ्तार से चार्ज आ रहा है। चार्ज आने की रेट क्या है? I1। सो डोंट ब्लाइंडली राइट dq by dt as I, नो, this dq by dt is actually equal to I1. I1 is current in this path, right? So I1 is equal to dq by dt. Now let us write Kirchhoff's loop law equation for this loop, so that we get a relationship between I and I1.
try to capture my line of thought. I am going to use Kirchhoff's loop law to frame one equation in this loop so that I get a relationship between I and I1. ये जो I1 है इसको मैं I के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, मान लो, या I को I1 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ. यहाँ दो अननोन हो गए I और I1 जो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं. नाम दे दे रहा हूँ A, B, C, D. So Kirchhoff's voltage law या Kirchhoff's loop law, KVL, Kirchhoff's voltage law in loop ABCD. Let us apply Kirchhoff's voltage law in loop ABCD. कैसे अप्लाई करोगे? तो बहुत सिंपल है. खुद से ही इक्वेशन लिख के देखो. आप जैसे भी लिखो यू विल गेट दिस इक्वेशन. आप ऐसा लिख सकते हो वी ए माइनस आई आर माइनस आई वन आर प्लस वी इज इक्वल टू वी ए. वी ए माइनस आई आर माइनस ऑफ आई माइनस आई वन आर प्लस वी इज इक्वल टू 0. या एकदम सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ से यहाँ जाने पे पोटेंशियल में ड्रॉप वी वोल्ट का है. ये वी वोल्ट की बैटरी, यहाँ से यहाँ जाने पे वी वोल्ट का गेन, यहाँ से यहाँ जाने पे वी वोल्ट का लॉस. किसी भी रास्ते से यहाँ से यहाँ, इस रास्ते से या इस रास्ते से वी वोल्ट का ड्रॉप होगा. इस रास्ते से मैं यहाँ से यहाँ आया और ड्रॉप वी वोल्ट होना चाहिए. ये पहला ड्रॉप आई इंटू आर और ये ड्रॉप आई माइनस आई वन इंटू आर. मैं यहाँ पहुँच गया. ये पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, ये ड्रॉप आई माइनस आई वन आर, दिस मस्ट बी इक्वल टू वी. ऐसा सोच के भी हम जल्दी से इक्वेशन लिख सकते हैं. सो दिस इक्वेशन गिव्स यू अ रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आई वन. इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं. आई आर इट बिकम्स 2i माइनस आई वन is V by R, right? Therefore, I is equal to V by R plus I1 by 2. ठीक लिखा है ना? देख लो जरा. 2IR minus I1 V by R I V by R plus I1 half. Okay, ऐसा हो गया. Now let us again apply Kirchhoff's voltage law in either this loop or this loop, whichever you want. ये बड़े लूप में भी अप्लाई कर सकते हो, इस लूप में भी अप्लाई कर सकते हो. Let us take this one, the smaller loop BEFC. Kirchhoff's voltage law in loop BEFC. ठीक है, यहां से घूम के यहां जाना है. फिर से ऐसे सोच सकते हो, बी से सी जाने पे ड्रॉप है आई माइनस आई वन आर, यहां से आने पे भी ड्रॉप उतना ही होना चाहिए. नहीं सोच पाओगे. चलो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं. वी बी ऐसा घूम रहे हैं इसमें, माइनस आई वन आर, कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है, पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे गया, पोटेंशियल में ड्रॉप क्यू बाई सी, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया आई आर, कैपेसिटर को क्रॉस किया क्यू बाई सी. अब यहाँ मैं इधर जा रहा हूँ, करंट उल्टा आ रहा है. रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है. मैं जिधर जा रहा हूँ उसके अगेंस्ट करंट है, मतलब ये गेन है, आर इंटू आई माइनस आई वन का गेन है. ये गेन है. हम पहुँच गए बी पे. वी बी कैंसिल हो गया और हमारे पास अब इक्वेशन है
आई आर माइनस 2I1R माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप जैसा मैं कह रहा था आप डायरेक्टली ऐसे भी सोच सकते हैं, बी से सी जाने पे ड्रॉप कितना हुआ, आई माइनस I1R। सो आई माइनस I1R। अब यहां से यहां जाने पे भी सेम ड्रॉप दिखना चाहिए, तो दिस शुड बी इक्वल टू I1R प्लस क्यू बाई सी। ऐसा वो इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होने चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेम है। एनीवे, सो दीज आर आवर रेलिवेंट इक्वेशंस। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन से I की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, I की जगह पे ये क्वांटिटी यहां सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 से I की वैल्यू लेकर इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओहो, चलिए I की ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कीजिए। व्हाट डू यू गेट, I इंटू आर करेंगे तो दिस बिकम्स V बाई 2 प्लस I1 R बाई 2, I इंटू आर माइनस 2I1R माइनस क्यू बाई सी is equal to 0. Now this can be written as minus 3 by 2 I1R is equal to Q by C minus V by 2. Now this can be written as I1 can be written as dQ by dt. I1 can be written as dQ by dt. I1 can be written as dQ by dt, and of course you can leave it like this. अब आप ध्यान से देखो कि मैंने किया क्या अभी तक, ये काफी कुछ उलझा हुआ लग रहा है, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू एक्चुअली, Q is changing with time and dq by dt is this I1, current I1. I wanted a differential equation in terms of Q and T. मुझसे कहा गया Q को एज ए फंक्शन ऑफ T लिखो, तो मुझे एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ वेरिएबल Q और T हो, Q and T, Q and time. Okay, I1 is nothing which will disturb me. Presence of I1 is okay because I can substitute I1 with dq by dt. Q और T में इक्वेशन चाहिए, I1 को मैं dq by dt लिख सकता हूँ, I1 रहने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। अब मैं इस लूप में इक्वेशन लिखूँ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो भी I1 आएगा लेकिन साथ में I भी आएगा। इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करूँ तो भी I आएगा। सो I को मैं dq by dt नहीं लिख सकता, I1 को मैं dq by dt लिख सकता हूँ। I इज नॉट इक्वल टू dq by dt। तो अगर मेरे इक्वेशन में I भी रहेगा तो मैं उसको कैसे एलिमिनेट करूंगा, तब मेरे इक्वेशन में Q हो जाएगा, T हो जाएगा और I भी हो जाएगा। इसलिए मेरी पहली थॉट ये थी कि मैं I को I1 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लूं, इसलिए मैंने इस लूप में इक्वेशन लिखा। इस लूप में इक्वेशन लिखने से I I1 के टर्म्स में आ गया। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ I इन टर्म्स ऑफ I1। अब मैं इस लूप में इक्वेशन लिख सकता हूं या इस लूप में इक्वेशन लिख सकता हूं। अगर इस लूप में इक्वेशन लिखा तो मुझे ऐसा कुछ मिला, उसमें I भी है, इस इक्वेशन को यूज करके I को एलिमिनेट कर दिया।
I की जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर दिया। अब मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ I1 और Q है। Now I am happy because I know that I1 can be written as dq by dt. So now this is a differential equation in Q and T only. सिर्फ Q और T है इसमें। इसको सॉल्व कर देंगे तो मुझे Q एज अ फंक्शन ऑफ T मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स ऑलरेडी मैंने सेपरेट कर दिए हैं, एक अगले स्टेप में सेपरेट हो जाएंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये इसको मैं लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, बल्कि ये माइनस ऐसा v/2 q/c, ठीक है। तो ये बन जाएगा dq बाई v/2 q/c इज इक्वल टू 2/3r dt। देखिए dq डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग और dt और ये सब उधर कर दिया। नाउ आई हैव सेपरेटेड द वेरिएबल। ऑन लेफ्ट हैंड साइड आई ओनली हैव वेरिएबल q, on right hand side I only have variable t. So now I will integrate. When time is 0, charge on the capacitor was 0. When time is t, charge on the capacitor is q. Charge on the capacitor was 0 when time is 0. So just by performing this simple integration, I will get my answer. Here I go. Integration of this, most of you have studied integration by now. Coefficient of q minus 1/c will appear here in the denominator. If I place it on this side, it will become like this. ये इंटीग्रेशन करने में q का कोफिशिएंट -1/c डिनोमिनेटर में आएगा, उसको उठा के उधर कर दिया -1/c। तो नाउ यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। q की जगह 0 लिखेंगे तो दिस विल बिकम log v/2 and this will become log a minus log b. This will become this divided by v/2. ऐसा. So this becomes now you rearrange for writing q as a function of t, you will get q is equal to Cv/2 1 minus e to the power minus 2t by 3rc. So this is how charge on the capacitor is changing with time. If somebody asks you what is I1 as a function of time, yes, you can differentiate this, dq by dt is I1. If somebody asks you what is value of I as a function of time, you can get that also, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने इक्वेशन 2 में I और I1 में रिलेशनशिप लिखा था, I और I1 में रिलेशनशिप लिखा था. So this is the general method of solving this kind of question. But as you must have noticed, this was pretty lengthy, the solution was pretty lengthy. But by observing the solutions of this kind of questions, we can devise a shortcut method for answering such questions. I am going to tell you
how you can directly reach at this equation without doing much of mathematics. I again tell you that the method that I am going to teach you, I am not giving general proof for that. By looking at solution of this kind of questions, you can get convinced that yes, this method is right. तो ये मेथड अभी आप याद करेंगे. इसमें हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि स्विच बंद करके इनफाइनाइट टाइम बीत गया है. स्विच बंद करके काफी समय बीत चुका है. कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा ये सोचते हैं. फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट इनफाइनाइट टाइम. फाइंड Q एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ये तो आसान है. आफ्टर इनफाइनाइट टाइम the capacitor is fully charged and it will not allow any current to pass through it. So, at infinite time, as far as electric current is concerned, there will be current only in this branch, only in this loop. There will be no current here. When the capacitor is fully charged, it is having all the maximum charge on it. It will not allow any current to pass through it. I1 has become 0. There is no current here. So the current is flowing only like this. So what is value of I0? It is V by 2R. 2R resistance, V is the potential difference. So what is potential difference between point C and D? What is potential difference between point C and D? It is of course V by 2. मैं ये कह रहा हूं कि जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो चुका होता है, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया, ये बोलने का मीनिंग ही है कि उस पर और चार्ज नहीं जा रहा है. तो कैपेसिटर जिस पाथ में लगा है वहाँ करंट नहीं है, क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं जा रहा है. मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम हो चुका है. करंट फ्लो सिर्फ ऐसा हो रहा है. अ फुली चार्ज कैपेसिटर ब्लॉक्स अ डीसी करंट. इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट. करंट सिर्फ ऐसा है. ऐसे कॉमन सेंस है भाई. ये पोटेंशियल डिफरेंस ये आर है और ये भी आर है, ये भी बाई 2 होगा. करंट की वैल्यू V नॉट बाई 2R होगी, विच मीन्स C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस I नॉट इंटू आर, I नॉट इंटू आर, V बाई 2 होगा. ऐसे सिंपल ऑब्जर्वेशन से ये V बाई 2 और ये भी V बाई 2. तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. What is potential difference across the capacitor? Answer is V by 2. क्यों? यहाँ कोई करंट तो है नहीं, इस रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप है क्या? नहीं. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V by 2, ये पूरी तरह कैपेसिटर के क्रॉस है. यहाँ से यहाँ जाए तो भी V by 2 का ड्रॉप होना चाहिए. रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप है नहीं, तो भाई यहाँ से यहाँ जाने पे ड्रॉप कितना हुआ? कहाँ हुआ? कैपेसिटर में. कितना? V by 2. तो कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू कितनी हुई? C इंटू V by 2. तो इस गिवन सर्किट में इस कैपेसिटर पे जो अल्टीमेट फाइनल चार्ज होने जा रहा है वो इतना होगा. ये तो बिना कोई इस तरह की इक्वेशन को बताए हम पता कर सकते हैं. इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर फुली चार्ज, इधर कोई करंट है नहीं, करंट जो भी है वो इधर है. ऐसा ये है ही नहीं सर्किट, ये भूल जा, कुछ नहीं उधर. तो ये R और R दो रेजिस्टेंस है, V वोल्ट की बैटरी, तो ये V by 2 हुआ. यही V by 2 पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस है, बिकॉज यहाँ कोई करंट नहीं है. I इंटू R 0 है.
तो ये V/2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस है, कैपेसिटेंस C है, तो उसमें चार्ज कितना होगा, C इंटू V/2। यही कैपेसिटर में चार्ज की क्वांटिटी है इस समय, है ना। ये फाइनल चार्ज हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बैटरी को शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट दी सेल एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। मैं तुम्हें रटा रहा हूं कि ऐसे सर्किट में या किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में टाइम के साथ कैपेसिटर पे चार्ज का वेरिएशन कैसे लिखना है। स्टेप नंबर 1, इनफाइनाइट टाइम के बाद अल्टीमेटली कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये पता कर लो। स्टेप नंबर 2, बैटरी को शॉर्ट कर दो, बैटरी नहीं है ऐसे वायर से कनेक्ट कर दो, मतलब बैटरी नहीं है एक तरह से, और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सर्किट ऐसे रीड्रॉ करो। देखो ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं A और B। इस सर्किट में बैटरी को शॉर्ट कर दो, मतलब एक वायर जोड़ दो ऐसे, दैट मीन्स बैटरी को हटा दो, उसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है V वोल्ट का, तुमने शॉर्ट कर दिया। ये प्लेन वायर हो गया, ऐसा सर्किट है। अब कैपेसिटर के प्लेट A और B के बीच में, कैपेसिटर नहीं दिखाया, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। बैटरी शॉर्ट कर दी, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे? क्या दिखता है कि ये और ये पैरेलल में है, R और R/2 और फिर R के साथ सीरीज में, इन दो पॉइंट्स के बीच में इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट निकालना है। R और R पैरेलल में हो गए R/2, उसके साथ ही R सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी 3R/2। ठीक है। अब टाइम कांस्टेंट, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट for charging of capacitor, time constant for charging of the capacitor is, इस कैपेसिटर के चार्जिंग के लिए जो टाइम कांस्टेंट है, इट इज गिवन बाय कैपेसिटेंस into this equivalent resistance। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? अभी समझ में आने लगेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, उसमें एक कैपेसिटर को चार्ज करना है। कैपेसिटर के चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट कितना होगा? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन दिस सर्किट। तो आपको याद करा रहा हूं, प्लीज याद कीजिए मेरे साथ स्टेप्स को। बैटरी को शॉर्ट कर दीजिए, बैटरी नहीं है सीधा वायर बना दीजिए। अब इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इस क्वेश्चन में R और R पैरेलल में R/2, उसके साथ R सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 3R/2। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया A और B के बीच में, कैपेसिटर को कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है? आंसर है 3R/2। यहां जो कैपेसिटर है उसको कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है? 3R/2 इंटू कैपेसिटेंस R इंटू C। ये इस कैपेसिटर के चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट है। तो हम यहां पे लिखेंगे हमारे इस क्वेश्चन के लिए 3R/2C। ये जो कैपेसिटर है इसके चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट ये है, और हम पता कर चुके हैं कि इस कैपेसिटर पे फाइनल जो मैक्सिमम चार्ज होना है
वो Q नॉट CV/2 होना है। इतना पता करने के बाद हम इस कैपेसिटर पे चार्ज का वेरिएशन टाइम के साथ ऐसे लिखेंगे। किसी भी कैपेसिटर के चार्जिंग सर्किट में चार्ज टाइम के साथ ऐसे ही बढ़ता है। कैपेसिटर के चार्जिंग में कैपेसिटर के ऊपर चार्ज टाइम के साथ इस इक्वेशन के हिसाब से बढ़ता है। प्रेजेंट सर्किट में कैपेसिटर पे जो फाइनल मैक्सिमम चार्ज हो सकता है वो CV/2 हो सकता है। तो Q नॉट की जगह लिखिए CV/2 और टाउ की जगह लिखिए ये जो आपने कैलकुलेट किया है। टाउ की जगह लिखिए 3RC/2। तो जो मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके I1 I एज्यूम करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना के इंटीग्रेट करके जो इक्वेशन बनाया था वो इक्वेशन ये था। ये इक्वेशन इस कैपेसिटर पे चार्ज बताता है टाइम के फंक्शन में। तो उतने स्टेप्स नहीं करके हम जल्दी से आंसर कैसे लिखेंगे ये सिखा रहा हूं मैं। स्टेप 1, इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा ये पता कीजिए। अल्टीमेटली कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा वो हमने पता किया CV/2। अब इस कैपेसिटर के चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट क्या है ये पता कीजिए। ये पता करने के लिए आपको बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है। बैटरी सीधे वायर से कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी नहीं है। और कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। यहां जो कैपेसिटर हम लगाएंगे उसको कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है वो निकाला हमने 3R/2। तो कैपेसिटर के चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटू C, 3R/2C। अब हर कैपेसिटर के चार्जिंग में चार्ज का वेरिएशन टाइम के साथ कुछ ऐसा ही होता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। हमारे इस कैपेसिटर पे जो अल्टीमेट चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज, वो CV/2 होगा और हमारे इस कैपेसिटर के चार्जिंग का जो टाइम कांस्टेंट है वो 3RC/2 लिखा जाएगा। तो आप ये दोनों नंबर Q नॉट और टाउ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो दिस इज योर आंसर। इस इक्वेशन का कोई मैंने इस मेथड का कोई जनरल प्रूफ नहीं दिया आपको, लेकिन जो पिछला एग्जाम्पल हमने लिया जिसमें मैंने इलेबोरेट कैलकुलेशन किया उसमें भी आंसर यही आया था। और जो मेथड मैंने आपको अभी शॉर्टकट बताया उसमें भी आंसर यही आ रहा है। तो प्लीज़ गेट कन्विंस्ड कि ये ट्रिक काम करता है। ये ट्रिक हर ऐसे क्वेश्चन में काम करता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, सोच के बताइए कि आप इसे कैसे करेंगे। ये सर्किट देखिए, स्विच को टाइम 0 पे बंद किया गया। स्विच को टाइम 0 पे बंद किया गया। इस सेंटेंस को नहीं लिखने की बजाय मैं इस सिंबल से ऐसा दिखा रहा हूँ। टाइम 0 पे स्विच को बंद किया गया। नाउ आंसर two questions. One is find the final maximum charge on the capacitor and then find charge on the capacitor as a function of time. Find final maximum charge on the capacitor. What will be final maximum charge on this capacitor in this circuit? Final maximum charge on this capacitor in this circuit.
ध्यान देना। जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो इसके रास्ते यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। आप इस ब्रांच सीडी में कोई करंट एक्सपेक्ट ना करें फाइनली। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, एज फार एज करंट इज कंसर्न, इस पूरे सर्किट में करंट का फ्लो ऐसा हो रहा होगा। ऐसा, ये इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट फ्लो की सिचुएशन है। देखिए ये आर, ये 2R, ये 2R, ये 2R, यहाँ से जो भी करंट आ रहा है, I1 करंट अपने रास्ते ऐसे जा रहा है और ये I2 करंट अपने रास्ते ऐसे जा रहा है। ये I1 प्लस I2 हो गया, यहाँ I1 प्लस I2 है। कैपेसिटर वाले ब्रांच में, इस ब्रांच CD में कोई भी करंट नहीं है। अब देखो, आप I1 और I2 दोनों की वैल्यू बड़े आसानी से लिख सकते हो, वेरी इजी। I1 कितना है, V वोल्ट, और ये एक इंडिपेंडेंट, ये दोनों पैरेलल में पाथ है। इस पाथ का रेजिस्टेंस 3R है, तो V बाई 3R। I2 कितना है, ये करंट V बाई 4R, 2R 2R। अब आपसे अगर C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हो, मैं ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही लिख सकते हो। ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, A और D के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप I1 इंटू R, V बाई 3। या सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सीरीज में ये R और ये 2R है, टोटल V वोल्ट का ड्रॉप दो हिस्सों में होना है। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस की वैल्यूज के प्रोपोर्शनल होता है। 1:2 के रेशियो में V वोल्ट को डिवाइड कर दो, तो ऑब्वियसली ये V बाई 3 और ये 2V बाई 3। सिमिलरली A और C के बीच में आप सिंपल ऑब्जर्वेशन से, जैसा मैंने अभी बताया वैसे सोच सकते हो, इक्वल ड्रॉप होगा दोनों में, 2R 2R, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो V बाई 2 या I2 इंटू 2R, I2 इंटू 2R, V बाई 2। यहां से यहां जाने पे ड्रॉप V बाई 3, यहां से यहां जाने पे ड्रॉप, यहां से यहां जाने पे ड्रॉप, यहां से यहां जाने पे ड्रॉप V बाई 2। कहां ड्रॉप ज्यादा हुआ, यहां से यहां जाने पे। इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है D से, तो ये चार्ज जो मैंने दिखाया है गलत हो गया, D हायर पोटेंशियल पे पॉइंट है। कैसे पता चला, यहां से यहां जाने पे ड्रॉप सिर्फ V बाई 3 हुआ, 0.3V, और यहां से यहां जाने पे 0.5V का ड्रॉप हो गया, तो ये ज़्यादा पोटेंशियल लोअर है यहाँ इसके कंपैरिजन। D इज एट हायर पोटेंशियल। तो बहुत आसान है लिखना कि D और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, समझ जाएंगे आप सभी शायद। V बाई 2 माइनस V बाई 3, इट इज V बाई 6, एम आई राइट। यहां से यहां जाने पे ड्रॉप है V बाई 3, यहां से यहां जाने पे ड्रॉप है V बाई 2, यहां से यहां जाने का ड्रॉप कितना होगा, ऑब्वियसली V बाई 2 माइनस V बाई 3, that is V by 6. I hope this is clear. This is VA minus VD. This is VA minus VC. दोनों में से VA को भगा दो, चाहिए तो मैंने मिटा दिया, भगवान। फिर से रीड्रॉ कर देता हूं जल्दी से।
2R, 2R, R, 2R। हाँ ठीक है, ये सर्किट है हमारा। हमने ये पता लगा लिया कि फाइनली हमारे कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। कैसे पता लगाया? Q नॉट इज इक्वल टू C इंटू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अल्टीमेटली जब यहाँ करंट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ और यहाँ करंट होगा, उस सिचुएशन में D और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V/6 है, और D और C के बीच में जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V/6 है, और इसलिए उस पर चार्ज जो है वो CV/6 के इक्वल है। ये फाइनल चार्ज पता चल गया। अब टाइम कांस्टेंट जानने के लिए चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट जानना है। पहले पार्ट का आंसर हो गया, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये आंसर है। अब हम पता लगा रहे हैं कि चार्ज कैपेसिटर पे टाइम के साथ कैसे बदला है। उसके लिए हमें टाउ जानना पड़ेगा। टाउ जानने का तरीका अभी आपको बताया कि आप बैटरी को शॉर्ट सर्किट करो, बैटरी को भूल जाओ, शॉर्ट कर दो उसको, ये बैटरी को शॉर्ट कर दिया, और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ऐसे दूर दूर दिखा दे रहा हूं, ये C, ये D, बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच में, C और D के बीच में, यही कैपेसिटर के प्लेट्स है ना, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। बैटरी को शॉर्ट कर दिया। ये ड्राइंग बना लो, लेकिन ज़्यादा आसानी होगी देखने में अगर मैं इसको सिंपली ऐसे बना दूं। भाई कुल मिलाकर A और B पॉइंट को ऐसे जोड़ दिया, एक ही तो बात है, और C और D के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। ऐसे जोड़ दो, बाहर से जोड़ दो, एक ही बात है। मतलब ये ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, एक ही बात है, नहीं है? ये बात। अब C और D दो तुम्हारे टर्मिनल हैं, इनके बीच में इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। रीड्रॉ करो ठीक से, जिससे तुम्हें समझ में आए। अगर देखोगे तो A और B दोनों एक ही पॉइंट हैं, इनको तुम आपस में ऐसे जोड़ सकते हो। तो कुल मिलाकर जैसे ये पॉइंट C है, C से मैं चला 2R, मैं पहुंच गया A पे, 2R मैं पहुंच गया B पे। भाई A और B एक ही पॉइंट है ना, A और B तो एक ही पॉइंट है, इनको आपस में गांठ बांध सकते हैं। सिमिलरली A से चला DR, B से चला D 2R, तो ये पॉइंट D है, ये R और ये 2R। C से चला A, C से चला B, B और A एक ही चीज है। अब A और B एक ही पॉइंट है, यहां से आपको D पहुंचना है, एक R और एक 2R। तो वेरी इजी, अगर ये 2R और 2R को आप देखेंगे तो ये पैरेलल में R हो गया, और R और 2R को देखेंगे तो पैरेलल में 2R/3 हो गया। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R और 2R/3 का सीरीज ग्रुपिंग 5R/3 हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया बिटवीन कैपेसिटर प्लेट C एंड D R plus 2R/3, this is 5R/3। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 5R/3।
इसलिए जो टाइम कांस्टेंट है वो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस 5RC/3 के इक्वल हो गया। कैसे कैसे कर रहे हैं हम? सबसे पहले इनफाइनाइट टाइम पर कैपेसिटर पे चार्ज लिखना है। कैसे लिखेंगे? इनफाइनाइट टाइम कैपेसिटर के इस पाथ में, कैपेसिटर वाले पाथ में कोई करंट नहीं होता, करंट ऐसे है, करंट ऐसे। इससे पता लगाया कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू सी वी, वही इस पे फाइनल चार्ज है। अब टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट के लिए मुझे ये जानना है कि ये जो कैपेसिटर है सी और डी के बीच में, ये इफेक्टिवली कितना रेजिस्टेंस देख रहा है। बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 5R/3। टाइम कांस्टेंट विल बिकम equivalent resistance into C. So now variation of charge on the capacitor plate with time is given by an equation of this type. Q0 की जगह आपको लिखना है CV/6 और टाउ की जगह आपको लिखना है ये। So this is how charge on capacitor will change with time. I hope this method is clear to all of you. I said that if we charge a capacitor by connecting it to a V volt potential difference cell, and then if you disconnect the capacitor with the cell, if you take away the cell, the charge remains on the plates, charge hangs on the plates. If there is absolute vacuum between the plates, then it is the best kind of insulation that one can have. It is the best insulator. But in practice, we do have some other insulator, maybe wax, maybe paper or something like that, between the plates of the capacitor. That is not a perfect insulator, nothing is. There is a V volt potential difference across the capacitor plates. This material is in general insulator, but it is not a perfect insulator. What am I saying? A conductor is a material which has got very low value of resistivity, very high value of conductivity sigma. An insulator like this plastic, it has very high value of rho, very high value of resistivity, but its resistivity value is not infinite. Okay, resistivity of an insulator is, let us say, 10 to the power 15 SI unit. Okay, done, but it is not infinity. It is very large, but it is not infinity. So, this material which has been filled between the plates of the capacitor does have a very large resistance, but the resistance is not infinite. Resistance is not infinite. It has got some finite value. It is very large, but okay, it is not infinite. So, what happens? Because this resistance is finite, this plate is at high potential, this plate is at low potential. तो एक कंडक्टर हाई पोटेंशियल पे, एक कंडक्टर लो पोटेंशियल पे आप कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट होता है। ये कंडक्टिंग वायर नहीं है, इंसुलेटिंग वायर है, लेकिन इंसुलेटर है तो क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है।
बहुत बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। सो व्हाट हैपेंस कि ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ एक करंट इस्टेब्लिश हो जाता है। दिस करंट विल बी वेरी स्मॉल बट इट विल बी देयर। सो वेरी ग्रेजुअली this positive charge will move from this plate to this plate and neutralize. So the charge on the capacitor will start reducing with time. The reduction will be very gradual, but it will be there. We say that the capacitor is leaking. It is losing charge. It is losing charge because the dielectric that you have filled inside the capacitor has got some resistance. It is not truly infinite. It may be very large, but there is some finite value to it. So the resistance is large, the current will be small, leakage will be very gradual. Okay, but the fact is there will be some leakage. So capacitance of course will be written as K epsilon naught A by D, where all symbols have usual meaning, and the resistance of the dielectric block will be rho D by A. ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक की स्लैब तुमने भरी है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेसिकली ऐसी है ना, ऐसी है। ये प्लेट का एरिया ए, इसका भी एरिया ए, प्लेट की विड्थ, प्लेट्स के बीच का गैप डी, इसकी विड्थ डी, और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? रो एल बाई ए, एल की जगह डी लिखेंगे। ये जो पेपर का या वैक्स का ब्लॉक तुमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक है, कैपेसिटेंस इतना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ट्रूथ, बड़ी भगवान का बनाया हुआ इंसुलेटर नहीं है इंसुलेटर, इट इज अ वेरी पुअर कंडक्टर, पर वो ट्रू सेंस में एकदम कंडक्ट ना करे ये सोचना गलत है। इसकी कोई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, हाँ रेजिस्टेंस है, रो बहुत बड़ा है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बट ठीक है रेजिस्टेंस है। सो बिकॉज ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस the capacitor loses charge, and over a period of time it may lose its entire charge. एक चार्ज कैपेसिटर, बैटरी डिस्कनेक्टेड, this capacitor is actually equivalent to, देखो आश्चर्य से अपना सिर मत खुजलाना है, यहाँ देखो क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इतना, चार्ज है, एंड द टू प्लेट्स आर कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस। ये लग रहा है कि ऐसा कैसे बना दिया, ये प्लेट है, दो प्लेट, इन दोनों को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है तो हम ऐसा कनेक्ट करेंगे, चलेगा ना? इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में एक रेजिस्टेंस ही तो है, इस वायर को और भी छोटा करके अगर मैं ऐसे ही कनेक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? एक ही बात है। ये अगर ऐसा कनेक्टेड है, तुम इसको ऐसा कनेक्ट करो, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? नो डिफरेंस। देखने में अच्छा लगे इसलिए इसको हमने ऐसा बनाया, आपको देख के लग रहा है कि ये क्लोज पाथ नहीं है, ये हाई पोटेंशियल प्लेट से लो पोटेंशियल प्लेट की तरफ करंट है। हम इसको यहां खुद को समझाने के लिए ऐसा दिखा दे रहे हैं, दिस आई इज लीकेज करंट, द कैपेसिटर विल ग्रेजुअली लूज चार्ज। हाउ विल यू राइट द वैल्यू ऑफ लीकेज करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? दिस इज आरसी सर्किट, discharging RC circuit. So current will be I naught e to the power minus t by tau. जैसा एक theoretical capacitor हमने लिया,
जिसके अंदर ये जो वैक्यूम है समझ लो, एकदम एब्सोल्यूट परफेक्ट इंसुलेटर, बाहर से एक रेजिस्टेंस लगाया, तो इसमें कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज टाइम के साथ कम होता है, सर्किट में करंट भी टाइम के साथ कम होता है, इक्वेशन ऐसा है। ऐसा ही यहां भी होगा, जो तुम बाहर से रेजिस्टेंस लगाते हो ऑलरेडी यहां पे है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट इंसुलेटर। सो एनी कैपेसिटर, व्हाट आई want to say is any capacitor will gradually leak, charge on it will reduce, finally it will go down to zero. तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।